नमस्कार। भारत के पलायन प्रदेश उत्तराखंड से फिर से हाजिर हूं मैं दिनेश व्याल पहाड़ की बात लेकर। पिछले कुछ दिनों से दुष्यंत कुमार का एक शेर मेरे कानों में बार बार गूंज रहा है। तुम्हारे पांवों के नीचे कोई जमीन नहीं, गजब यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दुष्यंत ये बात मुझसे कह रहे हैं, तमाम उत्तराखंडियों से ये बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी ज़मीन कहाँ है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी ज़मीन धीरे धीरे करके कितनी खिसक चुकी है। मैं उस ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ जो बरसात में नदियों के साथ बह गई है। मैं उस ज़मीन की बात कर रहा हूँ जिस पर इंसान घर बनाते हैं, खेती करते हैं, उद्यम करते हैं। उत्तराखंड के 1200 से ऊपर गांव, करीब 1300 गांव भूतहा है। भूतहा माने जहाँ आदमी नहीं रहता, वहाँ घर हैं, खेत हैं, बंजरी सही, गौशाले हैं, पनियारा है, सब कुछ है जो गांव में होता था, लेकिन इंसान नहीं है। गैर सरकारी आंकड़े तो 1700 के करीब के हैं, लेकिन जो सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, पलायन आयोग बना है, उनने भी कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं। पलायन आयोग का कहना है कि करीब 585 गांव ऐसे हैं जहां के 18,838 लोग में से कोई एक नहीं रहता, और ये लोग स्थायी रूप से छोड़ चुके हैं। कुछ अपना घर मकान बेच चुके हैं, कुछ ने ऐसे बंजर छोड़ दिया है। इसके अलावा 734 गांव ऐसे हैं जहां के 71,500 लोग वहां नहीं हैं, लेकिन पलायन आयोग ने उनको अस्थायी पलायन माना है। यानी कि ये माना है कि ये लोग कभी ना कभी फिर लौट के आएंगे। अभी वहाँ ताला लगा हुआ है, कभी कभार कुछ लोग आते हैं गांव के, वो गांव देख के आते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि हम बहुत विकास की बात करते हैं और विकास के नाम पर अलग उत्तराखंड राज्य की मांग की। भैया पहाड़ के लोगों को दिल्ली वाले नहीं समझ पा रहे हैं, लखनऊ वाले नहीं समझ पा रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ बैठिए, यहाँ बढ़कर सरकार बनाइए और जाइए, देखिए करीब से, और फिर देखिए यहाँ के लोगों की जरूरत क्या है। लेकिन नहीं आई समझ में लोगों के। हमारे लोकतांत्रिक राजाओं के दिमाग में ये बात नहीं आई और वो गांव खुद खाली होते चले गए। और ये ऐसा नहीं पहले से खाली हैं, जब से ये राज्य बना है उसके बाद एक पलायन और तेज हुआ है। कुछ लोग दूर चले गए हैं, दिल्ली, बम्बई, उससे भी बाहर। कुछ लोग यहीं मैदानों में आकर के बस गए हैं। लेकिन सच ये है कि गांव खाली हो गए हैं। और उन खाली गांवों में क्या हो रहा है? उन गांवों में ये हो रहा है कि लोग चाह रहे हैं, पिछले कोरोना काल में, उससे भी पहले से 2018 में जब यहाँ एक कानून बना कि जिसको जितना चाहिए यहाँ से ज़मीन ले ले, उसके बाद से दिल्ली के जत्थे आ रहे हैं, ज़मीनें देख के जा रहे हैं, सौदे हो रहे हैं। बाबा रामदेव जी को सब जानते हैं, उनका बड़ा साम्राज्य है और उनके पास ज़मीनों का भी बहुत साम्राज्य है। बड़ी ज़मीनें उनके पास हरिद्वार में पहले से ही हैं, अब वो पहाड़ों में भी उनके पास ज़मीनें हैं। ऐसे बहुत सारे बाबा रामदेव हैं। यानी कि जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून बना था आज़ाद भारत में यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने से बचाने के लिए, उसकी ऐसी तैसी कर दी गई है, वो कानून बदल दिया गया है। इस एपिसोड में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप पहले ये समझ लें कि ये हुआ क्या है उत्तराखंड के साथ में, क्यों लोग भाग रहे हैं और किसने किया। तो उत्तराखंड में हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं, पत्रकार जय सिंह रावत जी। बहुत ही गिने चुने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो यहाँ की आवाज़ को लिखते रहे हैं, उत्तराखंड की आवाज़ को पूरे फील के साथ में। कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं, लेकिन सच लिखते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे लोग बहुत थोड़े से हैं और उनकी बात सुनी नहीं जाती। कुछ और लोग हैं जो दिल्ली वगैरह में जाके बसे हैं, जर्नलिस्ट जो इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी जा रही है। जो उत्तराखंड में पत्रकार हैं उनसे मैं बहुत निराश हूँ।
क्योंकि वो करीब से सारी बर्बादी देख रहे हैं और वो खामोश हैं। बहरहाल तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप जय सिंह रावत जी की जुबानें जानें कि इस उत्तराखंड में हो क्या रहा है। जो चर्चा अभी भू कानून की हो रही है, भू कानून तो कई किस्म के रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो इनहेरिट उत्तराखंड में आए हैं। जैसे रेवेन्यू एक्ट है आपका, जमींदारी एबोलिशन एक्ट है आपका, उसका सीलिंग एक्ट है, और उसके बाद चकबंदी अधिनियम है। ये बहुत सारे हैं, लेकिन जो असली जो चर्चा हो रही है वो जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के बारे में है। ये दरअसल एक ऐतिहासिक कानून है और युगांतरकारी कानून था। एक समाज, इसके पीछे एक समाजवादी सोच थी कि भाई अंग्रेज अगर चले भी गए तो ऐसा ना हो कि यहाँ के जो सारी ज़मीनें हैं वो यहाँ के सरमाएदार जमींदार सब खरीद लें और बाकी जनता इनके फिर अधीन हो जाएगी, इनकी गुलाम हो जाएगी। क्योंकि उत्तराखंड राज्य चलिए का जब बात आई तो उस समय लोगों ने कहा कि हमें 370, जम्मू कश्मीर को हमें 371 दो। उसके पीछे की भावना भी यही थी कि हमारी जो ज़मीनें हैं, पहाड़ के लोगों की जो ज़मीनें हैं, उनकी ज़मीन का मतलब ज़मीन खिसकी तो उनकी संस्कृति खिसकी, उनका सब कुछ खिसक गया। जैसे पलायन करके लोग मैदान में आ गए तो सांस्कृतिक रूप से भी पलायित हो चुके हैं, वो अब बात हो जाती है। तो वो कैसे बचाई जाए, इसलिए जैसे नॉर्थ ईस्ट में है और जगह है, उनके कल्चर को, उनके रीति रिवाजों को और उनकी ज़मीनों को बचाने के लिए 371 का प्रोविज़न किया जाए। खैर वो नहीं मिला, अलग राज्य बन गया। लेकिन जब तिवारी जी की यहाँ पहली निर्वाचित सरकार बनी तो उन पर प्रेशर बना कि भाई 371 तो दिया नहीं उस समय जो भी जिसकी भी सरकार थी। लेकिन कम से कम हिमाचल प्रदेश में एक कानून है आपका, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972, तो उसकी धारा 118 है। कम से कम उसके तहत तो करो, क्योंकि उसकी जो गैर कृषक है उसको कृषि योग्य भूमि, यहाँ की जो ज़मीन है उसको न ले सके। तो गैर कृषक, क्योंकि आप भारतवासी को नहीं कह सकते हैं कि आप बाहर का है या अंदर का है, वो केवल नॉर्थ ईस्ट के अलावा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो फिर क्या है, तो उसमें इसीलिए रखा गया था हिमाचल प्रदेश में जो गैर कृषक है। आपको कृषि करनी ही नहीं तो आपने क्यों ज़मीन ले ली। संभावना थी कि भाई गैरसैंण में लेटर और सोनर, गैरसैंण में पहले तो राजधानी बनेगी, नहीं बनेगी तो वहाँ एक ज़रूर कुछ न कुछ होगा, बड़ा कस्बा ज़रूर बनेगा। तो या हो सकता है कभी राजधानी बन जाए प्रेशर जनभावनाओं के। तो 2012 में वहाँ पर विजय बहुना कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो उसी दिन वहाँ पर जो ज़मीनों की खरीद पर गैरसैंण के क्षेत्र में आपका बैन लगा दिया गया था। तो बैन लगाने के बाद तो हो गया भाई, जब भी बनेगी कम से कम ज़मीनें सुरक्षित रहेंगी, सरकार को चाहिए होगी, जिसको भी चाहिए होगी, क्योंकि प्राइवेट लैंड को एक्वायर करने में दिक्कत पड़ती है। तो इसलिए था कि वो सारी चीज़ें एक साथ रख लो। अब 2017 में मार्च में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए, त्रिकालदर्शी, तो उन्होंने सबसे पहले मार्च में आए तो उन्होंने जुलाई में वो जो वहाँ का जो बैन लगा हुआ था गैरसैंण में वो हटा दिया। और बाद में जैसे करके अब युग पुरुष बनने के लिए वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा भी कर दी 2019 में, और सबसे पहले खुद ज़मीन खरीद ली वहाँ हेलीपैड के पास 6.5 नाली, 6.5 नाली खुद खरीद ली, 6.5 नाली धन सिंह रावत से भी खरीदवा दी जमन सिंह की ज़मीन। तो इस तरह बाकी तब तक अब मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन स्पीकर साहब के लिए भी खरीदी जा रही थी, बाकी मंत्रियों के लिए भी सारी ज़मीनें देखी जा रही थी। तो सवाल ये है कि, और सबसे बड़ा धोखा देखिए, जो 154 था उसमें संशोधन होके जो यहाँ की ज़मीनें, पहाड़ की ज़मीनें प्रोटेक्ट करने की बात आई थी, उसमें उन्होंने कहा कि 2018 में एक नाटक हुआ कि साहब यहाँ पर इन्वेस्टर्स मीट हुई। इन्वेस्टर्स मीट में क्या हुआ कि इनका आपका 1.25 लाख करोड़ का MOU साइन हो गए। और साहब 1.25 लाख करोड़ आएगा तो इतनी ज़मीन कहाँ है, तो उन्होंने कहा 154 में संशोधन करके, और जो सीमा है वहाँ पर उत्तराखंड में ज़मीन खरीदने की, क्योंकि उसमें 12 एकड़ तक ज़मीन थी, डिवीज़न नहीं हो सकती है। और कूजा एक्ट जो मैंने कहा, कूजा एक्ट में 2.5 एकड़ है, पहाड़ों के लिए कम थी, है ना, वो अलग एक्ट था। लेकिन जो संशोधन किया गया है कि ZALR के 154 में किया गया,
और उसमें उसकी सीमा खोल दी कि जाओ जाओ खरीद लो, पहाड़ में भी कहीं खरीद लो। पूजा एक्ट भूल गए, याद था या नहीं था, या जानबूझ के आपके साथ बेईमानी की गई। सबसे ज़्यादा जो ज़मीनों के लिए खतरा है वो उत्तराखंड के नेताओं से है। और जो संशोधन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट में किए हैं, उनको समाप्त जब तक नहीं किया जाता तब तक पहाड़ की ज़मीनें सुरक्षित नहीं है। तो इतना जान लेने के बाद मैं चाहता हूं कि आप आंदोलन से जुड़े हुए 2 और लोगों की बात सुनें। मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों से इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस मुद्दे पर संजीदा हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने आंदोलन लड़ा है, अब वो इस राष्ट्रीय जो राजनीति की मुख्य धारा से तो अपने आप को अलग रखे हुए हैं, हारे हुए हैं और थके हुए हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं। एक हमारे साथी हैं पीसी तिवारी साहब, ये जन आंदोलन से लगातार हर जन आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी भी उन्होंने बनाई है, उत्तराखंड प्रवर्तन पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं। नैनसार में एक आंदोलन हुआ था जिस अकेले आदमी ने किया था। ऐसे यही जमीन का मामला था। अभी तो भाजपा की सरकार, तब कांग्रेस की सरकार थी, और हरीश रावत जी ने एक महासेठ जी पर कृपालु होकर के नैनसार का जंगल उनको सौंप दिया था कि आप यहाँ पर मौज करिए, जो चाहिए बनाइए, स्कूल बनाइए, मजा करिए। तो उस समय पीसी तिवारी जी ने आवाज़ उठाई थी, तो आंदोलन काफ़ी चर्चा में रहा। तो पीसी तिवारी जी क्या सोच रहे हैं इस परिदृश्य पर, उनकी बात आपको बताएंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ पर जिस दल ने वास्तव में उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया अलग राज्य के लिए, और जिसके पास यहाँ के ज़मीनी मुद्दों से जिसने आंदोलन शुरू किया उत्तराखंड का आंदोलन, आज वो बहुत बुरी हालत में है। लेकिन कुछ लोग हैं उस दल में जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उन्हीं में से एक है शांति प्रसाद भट्ट, इस पार्टी के प्रवक्ता। उनकी बात भी जरा सुनिए। उत्तराखंड की जो अस्मिता है वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और खासकर जमीन पर स्थानीय निवासियों के अधिकार को लेकर। मैं एक घटना को याद करना चाहता हूँ। इस समय वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, और जब उत्तराखंड राज्य निर्माण हो रहा था तो 2001 की फरवरी में हम गवर्नमेंट नेशनल पार्क थे, और वहाँ पर वो स्वयं भी आए थे। तो वहाँ उनसे काफी देर हमारी बातचीत हुई, और जिसमें उत्तराखंड का विकास, वहाँ की समस्याएं, कैसे उसको बनाया जाए, हिमाचल में क्या प्रयोग किए गए थे, तो सारे सवाल बहुत लंबी बात थी। मैं अपने परिवार के साथ सहमत था। जब मैंने उनसे पूछा अंत है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, वीरभद्र जी ने कहा कि सबसे पहले अपनी जमीन बचाओ। तो आज उनका ये वाक्य उनके निधन के बाद तब से लेकर आज तक हम लगातार इस बात को याद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो विकास है, हिमाचल प्रदेश में जो वहाँ के स्थानीय निवासियों का जो अधिकार है, उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर ऐसे नेता पैदा हुए जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में रहते हुए भी अपनी जो अस्मिता है, अपनी जो जमीनें हैं, उनको बचाने का काम किया। लेकिन पिछले 20-21 सालों में उत्तराखंड में जो भी सरकारें आई, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सरकार में जो भी शामिल हो, उनमें से किसी ने भी अपनी अस्मिता को बचाने की कोशिश नहीं। और ये जो भू कानून को लेकर जो विवाद चल रहा है, हम कहना चाहते हैं नैनीताल, टाटा कांडा, क्लाउड9, तमाम इलाकों में भूमाफियाओं के माध्यम से कब्जे किए जा रहे हैं। उनको हमारी सरकारों के शासन का संरक्षण है, इसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, जो आवाजें उठ रही है, तमाम आवाज़ों को एकजुट होकर उत्तराखंड के अस्मिता बचाने के लिए आगे आना चाहिए। हम कहना चाहते हैं बिल्कुल से चलने वाली तमाम हवाओं ने हिमालय को प्रदूषित किया है, वो कोई क्यों न हो, उनके पास हिमालय और उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान नहीं है। यहाँ से उठी हुई हवाएं, यहाँ से उठने वाले आंदोलन ही उत्तराखंड को बचाएंगे। दिल्ली वाले उत्तराखंड नहीं बचा सकते, ये उत्तराखंड वालों का समर्थन है। देखिए, निश्चित रूप से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड की बेहद कीमती जमीनों को बाहर वालों को लुटाने में कोई कमी नहीं करी। राज्य बनने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल ने जम के विरोध किया तो एनडीए सरकार ने जो है 500 गज की छूट दी। 2007 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में उत्तराखंड क्रांति दल का समर्थन था, तो
हमारे दबाव में खंडूड़ी सरकार ने इसको 250 गज किया। दुख की बात यह है कि फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इन्होंने 3 अक्टूबर 2018 को एक ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिया जिसमें उत्तराखंड की ज़मीन को खरीदने के लिए बाहर का आदमी कितनी ही ज़मीन ले सकता है, एक ऐसा आदेश जारी कर दिया, जिससे पूरे उत्तराखंड के अंदर बवाल मचा। उत्तराखंड के लोगों का ये कहना है, हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड में खनन बाहर वाले कर रहे हैं, पनबिजली परियोजना में हमारा अधिकार नहीं है, जल जंगल ज़मीन में अधिकार नहीं है। ऐसे में अगर आप उत्तराखंड की बेहद कीमती ज़मीनों को भी बाहर वालों को लुटवा देंगे तो उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। हम चाइना और नेपाल से लगे हुए क्षेत्र हैं, हमारी सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी से ये मांग है कि अविलंब उत्तराखंड के अंदर सख्ती से भू कानून लागू करें, वरना उत्तराखंड के अस्तित्व पर जो खतरा होगा इसके लिए बहुत बड़ा खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। तो साहब, दरअसल इस समय इस मुद्दे को उठाने का मकसद मेरा क्या है ये आप जानना चाहेंगे। तो एक अजीब सी दुर्घटना घटी कि जो उत्तराखंड का सबसे अहम मुद्दा है, एक दिल्ली से जो अभी आई आम आदमी पार्टी ने, उसके नेता हैं कर्नल कोठियाल, उन्होंने इसको कहा गया था पिछले त्रिवेंद्र सिंह के राज में तो सारी ज़मीन बिक गई, इसलिए अब उत्तराखंड में एक भू कानून होना चाहिए। उनकी मुझे नहीं लगता उनका कोई बहुत आम आदमी पार्टी का या कर्नल कोठियाल का बहुत ज़्यादा होमवर्क है कि उन्हें करना क्या है, किस तरह कानून चाहिए, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया तो साहब फिर तमाम लोग इस मुद्दे को उठाने लगे। दूसरे दल, इवन भाजपा से जुड़े हुए लोग बस इस मुद्दे को उठा रहे हैं। फिर लोगों को लगाया तो बहुत भारी मामला हो गया, तो उन्होंने बात ही पलट दी। अब बिजली खेलने लगे कि नहीं साहब मुफ्त बिजली देंगे। वो चाह रहे हैं कि उस मुद्दे से लोग भटक जाएं, इस मुद्दे बन जाएं, क्योंकि बड़ा तो ये तो वर्ग का छत्ता है। इस मुद्दे को हमने अगर एड्रेस कर लिया तो फिर राजनीति कैसे करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो खैर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे की कई पहलू हैं, ग्राउंड रियलिटीज भी आपको बताएंगे कि हुआ क्या है एक्चुअल में। ये जो राजनेताओं ने किस तरह, हमारे राजनेता जिनको हमारा नयन करना था, हमारा नेतृत्व करना था, किस तरह उनने हमारे खिलाफ साजिश की है, किस तरह इस उत्तराखंड को बर्बाद किया है, ये बातें आपको आगे अगली कड़ी में बताएंगे। फिलहाल इस बार इतना ही। धन्यवाद।